नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी शिक्षण अभिरुचि पर विशेष सीरीज, जिसका आज का टॉपिक है सामाजिक परिपक्वता यानी कि सोशल मैच्योरिटी। तो सामाजिक परिपक्वता क्या है, इससे संबंधित हम यहाँ पर एक जो सेशन करने वाले हैं और इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। पहले समझ लेते हैं सामाजिक परिपक्वता होती क्या है। तो देखिए, सामाजिक परिपक्वता क्या है। सामाजिक परिपक्वता का तात्पर्य समाज की परिस्थितियों और संस्कृति के अनुसार कार्य करने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता से है। तो सामाजिक परिपक्वता क्या है, किसी व्यक्ति का परिपक्व होना सामाजिक परिस्थितियों में, यानी कि कोई व्यक्ति है समाज में रहता है, तो समाज में रहने के साथ साथ वह समाज के जो संस्कृति होती है, वहाँ की सभ्यता होती है, वहाँ का रहन सहन होता है, उसके अनुसार अगर अपने आप को ढाल देता है और उसके अनुसार कार्य करता है तो उसी को सामाजिक परिपक्वता कहते हैं। तो परिभाषा कह भी रही है कि सामाजिक परिपक्वता का तात्पर्य समाज की परिस्थितियों और संस्कृति के अनुसार कार्य करने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता से है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यह सामाजिक व्यवस्था के लोगों की ज़रूरतों और उद्देश्यों के एकीकरण के उच्च स्तर की विशेषता है। साथ में सामाजिक परिपक्वता का अर्थ बच्चे में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना है। साथ में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले लोगों की आवश्यकताओं, उद्देश्यों का उच्च स्तर का एकीकरण होना ही सामाजिक परिपक्वता की विशेषता है। तो सामाजिक परिपक्वता आप समझ गए होंगे कि समाज में कैसी संस्कृति है, कैसा रहन सहन है, कैसी वहाँ की सभ्यता है, उसके अनुसार अपने को समायोजित करना ही सामाजिक जो है परिपक्वता होता है। और इसमें जो है इसकी जो मुख्य विशेषता है, उसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले लोगों की आवश्यकताओं और उद्देश्यों का उच्च स्तर का एकीकरण होना ही सामाजिक परिपक्वता की विशेषता होती है। साथ में समाज की संस्कृति को जीवन में उतारना और सामाजिक व्यवहार को संस्कृति के अनुसार करना सामाजिक परिपक्वता कहलाता है। तो ये परिभाषा भी है कि समाज की संस्कृति को जीवन में उतारना है और जो समाज में व्यवहार होता है उसकी संस्कृति के अनुसार ही जो है काम करना सामाजिक परिपक्वता कहलाता है। इसी प्रकार सामाजिक परिपक्वता को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक बच्चे की बुद्धि है। तो बच्चे की जो बुद्धि है यह सामाजिक परिपक्वता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। क्यों प्रभावित करता है? क्योंकि बुद्धि क्या है, समायोजन की योग्यता है। तो अगर समायोजन कहाँ होता है, समाज में। अगर जिसकी बुद्धि तीव्र होगी तो समाज में जो है आसानी से समायोजन कर सकता है, और अगर बुद्धि उसकी तेज़ नहीं है तो वो समायोजन करने में दिक्कत करेगा और वो परेशानी उत्पन्न करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसलिए उपरोक्त बिंदुओं से हम स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि सामाजिक परिपक्वता एक सामाजिक आवश्यकताओं के साथ किसी की ज़रूरतों और उद्देश्यों के एकीकरण के उच्च स्तर की एक विशेषता होती है। तो क्या है, एक उच्च प्रकार की विशेषता है सामाजिक आवश्यकताओं के साथ ज़रूरतों और उद्देश्यों को एकीकरण करने की एक उच्च स्तर की विशेषता होती है। इसी प्रकार सामाजिक परिपक्वता चैट जीपीटी के अनुसार, ठीक, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है चैट जीपीटी। तो इसमें आप कोई भी आप जो है क्वेश्चन डालते हैं तो उसके अनुसार वो आंसर आपको दे देता है। तो बहुत अच्छी टेक्निक है। इसके अनुसार मैंने जो है इस पर नोट्स निकाला है चैट जीपीटी का। तो इसके अनुसार क्या है, मनोविज्ञान में सामाजिक परिपक्वता से तात्पर्य किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थितियों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने की क्षमता के विकास से है। इसमें सहानुभूति, संचार, सहयोग और समस्या समाधान जैसे कौशल के विकास के साथ साथ दूसरों के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने की क्षमता भी शामिल है। सामाजिक परिपक्वता को समग्र मनोवैज्ञानिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्तियों को दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बनाने और उन्हें बनाए रखने की अनुमति देता है। तो ये परिभाषा है जो है चैट जीपीटी के अनुसार। इसी प्रकार अब देखिए, इससे संबंधित अगर कुछ प्रश्न पूछते हैं तो किस टाइप के प्रश्न इसमें आ सकते हैं। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में कहाँ से प्रारंभ होता है? ठीक, पूर्व बाल्यावस्था से हो जाता है, शैशवावस्था से हो जाता है, प्रारंभिक विद्यालय अवस्था से हो जाता है, उत्तर बाल्यावस्था से हो जाता है। तो देखो, बच्चा जब जो है गर्भ से बाहर आता है तो बाहर आते ही वह जो है
अपनी माँ के संपर्क में आता है, अपने पिता के संपर्क में आता है, अपने परिवार के संपर्क में आता है। तो परिवार क्या है? अपने आप में समाज का एक लघु रूप है। तो लघु रूप है तो उसका जो सामाजिक विकास जो है लघु समाज से हो रहा है, यानी कि शैशवावस्था में ही उसका जो है क्या हो जा रहा है? सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। शैशवावस्था से सामाजिक विकास हो जाता है। जब वो गर्भ में होता है तो तब नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तो वो अकेला है। लेकिन जैसे ही वो 2 या 2 से अधिक लोगों के संपर्क में आता है तो उसका सामाजिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार सामाजिक विकास है क्या? यह उस तरीके को संदर्भित करता है जिस तरह से एक बच्चा दूसरों के साथ बातचीत करना सीखता है और दूसरों के साथ सामाजिक संबंध विकसित करता है। यह विश्वास है कि बच्चा घर में शुरुआती अनुभवों के माध्यम से विकसित होता है और स्वतंत्रता जो कि आसपास की चीज़ों की खोज करने में विकसित होती है, एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। इसी प्रकार देखो ये कह रहे हैं, अब देखो वही है शैशवावस्था उसका आंसर था। तो उसमें कैसे होता है उसका सामाजिक विकास, उसके बारे में है कि वृहद सामाजिक व्यवस्था में परिवार एक प्रमुख व्यवस्था है। अधिकांश शिशुओं का पहला सामाजिक संबंध माता पिता को उसके साथ होता है और अधिकांश संस्कृतियों में माता पिता माँ ही होती है। विभिन्न सिद्धांतकारों ने इस संबंध में मनोवैज्ञानिक महत्व के बारे में विभिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं। शिशु आमतौर पर अपनी माँ के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हैं। यदि हमें शैशवावस्था में सामाजिक विकास को समझना है तो हमें प्राथमिक रूप से यह समझना होगा कि ये अनुराग कैसे विकसित होते हैं। साथ में प्रारंभिक सामाजिक अनुभव बच्चे के भविष्य के सामाजिक संबंधों और दूसरों के प्रति व्यवहार के पैटर्न को निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। शिशु का जीवन घर के आसपास केंद्रित होता है। यहीं पर बात के सामाजिक व्यवहार और दृष्टिकोण की नींव रखी जाती है। इसलिए परिवार विकास के लिए पहला सामाजिक संदर्भ है और यह महत्वपूर्ण बना रहता है। तो इसके बारे में हमने बात कर ली है। तो सिंपल सी चीज़ है कि बच्चों का जो सामाजिक विकास है वो शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि आपको पता है सामाजिक विकास कहाँ होगा? जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे तो वहाँ से उसका विकास प्रारंभ हो जाएगा। तो 2 उसकी माता हो जाती है, उसके पिता हो जाते हैं, उसके परिवार वाले हो जाते हैं, तो वहीं से उसका एक समाज विकसित होने लग जाता है। और जो जैसा व्यवहार वो जैसी सामाजिक परिपक्वता वहाँ पर वो सीखता है तो वो एक नींव होती है उसके आगे के, जो अगर बृहद स्तर पर अगर समाज में जाता है तो वहाँ पर जो है अपनी सामाजिक परिपक्वता की वो नींव परिवार से ही रख देता है। तो जैसा परिवार में उसका बिहेवियर होता है, परिपक्वता होती है, वैसे ही समाज में देखने को मिलती है। इसी प्रकार निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का कारक नहीं है? तो इनमें से किसके द्वारा जो है सामाजिकरण नहीं होता है? समकक्ष व्यक्तियों का समूह है तो सामाजिकरण होगा ही होगा। एक परिवार भी सामाजिक जो है क्या है? सामाजिकरण का जो है कारक है। साथ में खरीदारी, शॉपिंग। तो शॉपिंग में क्या सामाजिकरण होता है? देखिए शॉपिंग आप अपने के लिए करते हैं, ठीक है, तो शॉपिंग अपने के लिए करते हैं तो इसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया नहीं है। जबकि पुस्तकें हैं, पुस्तकों से जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया बढ़ती है, शॉपिंग से नहीं बढ़ती है, ध्यान रखना। तो ये इसका आंसर होगा शॉपिंग। तो शॉपिंग जो है सामाजिकरण का कारक नहीं है। देखिए सामाजिकरण होता क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य प्रथागत शिक्षा के माध्यम से समाज में एकीकृत होते हैं जो उनके व्यक्तित्व को जीवन भर प्रभावित करते हैं। जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसका सामाजिकरण का पहला एजेंट उसका परिवार होता है, जहां वह दुनिया के बारे में पहली चीज़ें सीखता है, जैसे चलना, बोलना, एक भाषा, कैसे खाना है आदि। बाद में स्कूल सामाजिकरण का उसका दूसरा एजेंट बन जाता है, जहां उनका अपने परिवार से अलग लोगों के साथ संपर्क होता है। इसके अलावा वह अपने ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है, अपने संचार में सुधार करता है और आचरण और नैतिकता की एक प्रणाली में एकीकृत होता है। यद्यपि लोग अपने जीवन में सभी से संपर्क करते हैं, हालांकि अधिकांश महत्वपूर्ण सामाजिकरण उनके बचपन के दौरान होता है। ये एक व्यक्ति पर सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करते हैं। तो सामाजिकरण की जो है एजेंसी, जो आपका आंसर था ना इससे पहले, जो था कि उसमें शॉपिंग में नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि पर्टिकुलर सामाजिकरण की एजेंसियाँ, यानी कि कहाँ से सामाजिकरण होता है, उसके जो है 6 तत्व होते हैं। तो कहाँ से होता है सामाजिकरण? ध्यान रखिएगा। परिवार से होता है, किताबों से होता है, ग्रुप से होता है, जो उसके साथी ग्रुप होते हैं, मास मीडिया के द्वारा होता है, संस्कृति द्वारा होता है, धर्म द्वारा होता है। तो ये 6 एजेंसी हैं जिनके द्वारा सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। तो जो प्रश्न है इसी प्रश्न पर आधारित है। तो अभी हमने इसमें सामाजिकरण की आपको परिभाषा भी बता दी और इसके 6 जो है एजेंसियाँ होती हैं।
परिवार होता है, स्कूल की किताबें होती है, साथी समूह होता है, मास मीडिया होता है, संस्कृति होती है और धर्म होता है। तो इन 6 अगर से में से 3 आंसर थे ऊपर, तो वो सामाजिकरण की एजेंसियां हैं। जबकि शॉपिंग मॉल अपने आप में सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है, तो वहाँ से सामाजिकरण की प्रक्रिया नहीं होती। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है डॉट डॉट और डॉट डॉट सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं। तो देखिए, पहली संस्था तो हमेशा क्या होगी? परिवार ही होगी। सामाजिकरण की पहली संस्था क्या होगी? परिवार। तो ये दूसरी बोल रहा है, तो पहली तो परिवार होती है, तो जहाँ परिवार है वो तो नहीं आएगा, ये 2 तो नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, क्योंकि परिवार क्या है, पहली जो है अपनी क्या होती है? संस्था होती है, द्वितीयक तो नहीं होती। तो अब देखो, विद्यालय और जनसंचार, तो विद्यालय द्वितीय होती है और जनसंचार भी द्वितीय होती है। अभी हमने पढ़ा हुआ है इससे पहले वाले प्रश्न में, ठीक। अब देखो, थोड़ा इसे एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। मूल्यों और मानदंडों को अपने आप में आत्मसात करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया या समाज में रहने के लिए अधिगम के तरीके को सामाजिकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। इसे अधिक व्यापक रूप से जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, जिसके द्वारा एक व्यक्ति उस सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों, मूल्यों और प्रतीकों को सीखता है जिसमें वह भाग लेता है, और उन मूल्यों और मानदंडों की अभिव्यक्ति जो वह करता है के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक, सामाजिकरण को 2 व्यापक समूह में वर्गीकृत किया गया है। एक प्राथमिक सामाजिकरण होता है, द्वितीयक सामाजिकरण होता है। प्राथमिक सामाजिकरण जैसा मैंने अभी आपको बताया था, उसमें आपका परिवार आएगा। द्वितीयक में आपका स्कूल आ जाएगा, ठीक है, समाज आ जाएगा, मास मीडिया आ जाएगा, किताबें आ जाएंगी, ठीक। तो प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? परिवार के भीतर मानदंडों और मूल्यों का समावेश प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है। यहाँ बच्चे खुद को जानना चाहते हैं और अपनी पहचान खोजने की कोशिश करते हैं, और इंसानों के दैनिक दिनचर्या के कार्यों को भी सीखते हैं, जैसे कि परिवार में प्राथमिक सामाजिकरण होता है। इसी प्रकार द्वितीयक सामाजिकरण क्या है? विद्यालय के मानदंडों, मूल्यों और व्यवहार पैटर्न को आत्मसात करने की प्रक्रिया को द्वितीयक सामाजिकरण कहा जाता है, और उसका एग्जाम्पल आपका विद्यालय हो गया, जो हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है, ठीक। यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह व्यक्ति की भूमिकाएं, उसके सामाजिक स्वभाव की अभिव्यक्ति होती है। समाज में जो कुछ भी संचार करता है, उसकी प्रकृति समाज के साथ उसकी अंतर्क्रिया के प्रभाव से निर्धारित होती है। साथ में यहाँ पर कुछ सिद्धांत हैं, और वो किन्होंने दिए हैं इसके बारे में भी आप जान लीजिए। एक सिद्धांत है इसमें आत्मदर्पण का सिद्धांत। आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया है हॉर्ट कुले ने दिया है, आत्मदर्पण का सिद्धांत। इसी प्रकार मैं और मुझे सामाजिकरण का सिद्धांत दिया है GH मीड ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये है BF स्किनर ने। और सामाजिकरण का पारिस्थितिकी सिद्धांत दिया है यूरी ब्रोनफेनबेनर ने, ठीक है। तो ध्यान देखना, आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया हार्ट कुले ने। मैं और मुझे सामाजिकरण का सिद्धांत दिया है GH मीड ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर ने दिया है, और सामाजिकरण का पारिस्थितिकी सिद्धांत दिया है यूरी ब्रोनफेनबेनर ने, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, इन्हें भी आप अपने जो है नोटबुक में नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्यार और स्नेह, शिष्टाचार और सदाचार जैसे बुनियादी मूल्यों में सामाजिकरण सबसे पहले जो है डॉट डॉट में सिखाया जाता है। प्यार और स्नेह, ठीक, शिष्टाचार और सदाचार जैसे बुनियादी मूल्य कहाँ सिखाए जाएंगे? सहकर्मी, पीयर, तो शुरू में तो ये तो बहुत बात की बात है। विद्यालय ये भी बाद में जाता है बच्चा। परिवार, परिवार इसका सही आंसर हुआ। पड़ोस भी नहीं हुआ, पड़ोस में भी बाद में आता है। तो सबसे पहले प्यार करना, स्नेह करना, शिष्टाचार करना, सदाचार करना, ये सभी वो चीज़ परिवार से सीखता है बच्चा, ठीक। तो इसमें देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं से। सामाजिकरण सामाजिक रूप से स्वीकार्य होने के लिए समाज के मानदंडों, संस्कृति, मूल्यों और रीति रिवाजों को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। फ्रांस एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनके अनुसार प्राथमिक सामाजिकरण को घर में और बचपन के शुरुआती वर्षों में होने वाला माना जाता था। इस दृष्टिकोण के अनुसार माता पिता, विशेष रूप से माँ, इस प्रक्रिया में प्रमुख सामाजिक अभिनेता है। बाद में द्वितीयक सामाजिकरण प्रभावशाली लोगों, शैक्षणिक संस्थानों और मीडिया से प्रभावित हुआ था। परिवार ही वह पहला स्थान है जहाँ बच्चे प्यार, स्नेह, विनम्रता और शिष्टाचार जैसी बुनियादी मूल्यों के बारे में सीखते हैं। माता पिता के अलावा चाचा चाची, दादा दादी भी एक साझा पारिवारिक ढांचे में बच्चों को सामाजिक बनाने में मदद करते हैं और अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। इसी प्रकार समान आयु के मित्र अधिकांश समय सहकर्मी समूह बनाते हैं। वे एक दूसरे को समान रूप से देखते हैं और एक दूसरे को समझने और सहयोग करने की पारस्परिक भावना आपस में रखते हैं। यह अच्छी तरह से माना जाता है कि एक बच्चे का सामाजिकरण का पहला औपचारिक एजेंट है जो उसके विश्वासों, दृष्टिकोणों को ढालता है
वह विद्यालय है। बच्चे कक्षा में उचित व्यवहार करना, आचरण के लिए विद्यालय के मानदंडों का पालन करना और वहाँ सिखाई जाने वाली चीज़ों को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करना सीखते हैं। युवाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने प्रशिक्षकों के अधिकार का सम्मान करें और उन पर क्या करें, ध्यान दें। तो विद्यालय जो है में भी व्यवहार सीखता है, लेकिन वो व्यवहार का जो लेवल होता है वो आगे होता है, लेकिन सर्वप्रथम बच्चा व्यवहार जो है परिवार के अंतर्गत ही सीखता है। अगला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सा विकल्प सामाजिकरण की प्रक्रिया का एक चरण है? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक चरण के रूप में निम्न में से कौन सा होगा? कौन सा सामाजिकरण का एक चरण है? सामाजिक दृष्टिकोणों का विकास, स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं निभाना सीखना, सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीकों से व्यवहार करना सीखना। देखो, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास भी सामाजिकरण में आता है, स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं निभाना सीखना भी जो है सामाजिकरण में आता है, और सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीकों का व्यवहार करना ये तो अपने आप में क्या है, सामाजिक परिपक्वता ही है। तो दिए गए सभी विकल्प इसमें सही होंगे। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। सामाजिकरण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति के पारित होने के रूप में माना जाता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान बच्चे अपने बड़ों से अपनी पारिवारिक परंपराओं के बारे में सीखते हैं और उन्हें संरक्षित करते हैं, और बड़े होने पर अपनी अगली पीढ़ी को अपने उन गुणों को जो है स्थानांतरित करते हैं। सामाजिकरण बच्चों को उन विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को सीखने और निभाने में सहायता करता है जो उन्हें बड़ों से प्राप्त होती है। इसी प्रकार इसके स्तर होते हैं, सामाजिक स्तर के, जो पूछा भी गया कि इनमें से कौन सा नहीं है करके, ठीक। तो देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना पहला स्तर है। इसके अनुसार क्या है, बच्चों को सामाजिक बनने के लिए लोगों और सामाजिक गतिविधियों को पसंद करना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं तो वे सफलतापूर्वक समाज के साथ जो है बैलेंस बना लेते हैं और सामाजिक समूह के सदस्यों के रूप में उनकी पहचान होती है, जिससे कि वो पहचाने जाते हैं। इसी प्रकार सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीकों से व्यवहार करना सीखना, यानी कि हर अपने मन से व्यवहार नहीं करना, जैसा समाज में जो स्वीकृत व्यवहार उन्हीं को करना है। ये भी दूसरा जो है इसमें स्टेप है, सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीकों से व्यवहार सीखना, क्योंकि प्रत्येक सामाजिक समूह की कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि उनके सदस्यों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को न केवल यह समझना चाहिए कि यह स्वीकार व्यवहार क्या है, बल्कि उन्हें सामाजिक बनने के लिए भी अपने व्यवहार में भी इसे आदर्श बनाना चाहिए। इसी प्रकार स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं निभाना सीखना, ये भी जो है सामाजिकरण के स्टेप में आता है। प्रत्येक सामाजिक समूह ने व्यवहार के ऐसे मानदंड स्थापित किए हैं जिनकी सदस्यों से अपेक्षा की जाती है, यानी कि कुछ ऐसे मापदंड समाज द्वारा बनाए दिए जाते हैं जो कि समाज चाहता है कि सभी लोग इन मानदंडों को अपनाएं, ठीक। उदाहरण के लिए माता पिता और बच्चों के साथ साथ शिक्षकों और छात्रों के लिए भी स्वीकृत भूमिकाएं हैं कि माता पिताओं की क्या जो है भूमिकाएं हैं, छात्रों की क्या भूमिकाएं हैं, शिक्षकों की क्या भूमिकाएं हैं। तो ये सभी जो है समाज द्वारा स्थापित कर दिए जाते हैं, और समाज इस पर जो है अपेक्षा करता है कि वो इन व्यवहारों को अपनाए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है इसमें, द्वितीयक संरचना। इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि कौन द्वितीयक संरचनाएं हैं। तो विद्यालय और जनसंचार इसमें द्वितीयक संरचनाएं हैं। ये रिपीट हो गया प्रश्न, ठीक। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सामाजिकरण का कारक नहीं है? तो किनमें सामाजिकरण नहीं होता, तो ये नहीं होता, ये भी प्रश्न भी हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम कर चुके हैं पहले। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में कहाँ से प्रारंभ होता है? शैशवावस्था से प्रारंभ होता है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? क्या कह रहा है कि परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, वो क्या कहलाता है? प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है, द्वितीयक कहलाता है, अव्यक्त कहलाता है, सक्रिय कहलाता है। तो देखो, परिवार में हो रहा है तो प्राथमिक सामाजिकरण ही इसका आंसर होगा, ठीक। तो देखिए, इस पर फिर इसका एक्सप्लेनेशन है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य होने के लिए समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में शिक्षित करते हैं। यह केवल व्यवहार के सामाजिक रूप से अनुमोदित तरीकों तथा आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेने को संदर्भित करता है। सामाजिकरण पहचान की बातचीत करने और स्वयं पहचान
विभिन्न दृष्टिकोणों और व्यवहारों की अवधारणा को आकार देने की निरंतर प्रक्रिया है। सामाजिकरण में परिवार, स्कूल, सहकर्मी और मास मीडिया जैसे 4 प्रमुख एजेंट होते हैं। तो इसी प्रकार सामाजिकरण के प्रकार, प्राथमिक सामाजिकरण में हमने इस पर बात कर ली है कि प्राथमिक सामाजिकरण क्या होता है, परिवार से ही शुरू होता है और दूसरे में आ जाता है विद्यालय आ जाता है, उसके जो है सहकर्मी आ जाते हैं और बाकी समाज, आस पड़ोस और समाज आ जाता है। इसी प्रकार सबसे गहन और महत्वपूर्ण सामाजिकरण किस समय में होता है? किशोरावस्था के दौरान होता है, एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के दौरान होता है, वयस्कता के दौरान होता है और पूर्व बाल्यावस्था के दौरान होता है। तो सबसे गहन और महत्वपूर्ण सामाजिकरण किशोरावस्था के दौरान ही होता है। ठीक है, बाकी और टाइम भी होता है, लेकिन सबसे गहन जो है किशोरावस्था के समय ही सामाजिकरण हो जाता है, क्योंकि उस वक्त आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चा आने वाले समय में कितना सामाजिक हो सकता है और कितना वो असामाजिक है। तो वो किशोरावस्था के दौरान ही हो जाता है, तो सबसे गहन उसी वक्त होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को समाज के मानदंडों और मूल्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य होने के लिए आदान प्रदान या शिक्षित करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अंतःक्रिया के एक तंत्र के माध्यम से समाज का सदस्य बन जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों को भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार करना होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक होता है और द्वितीय होते हैं। तो प्राथमिक में परिवार आ जाता है और द्वितीयक में आपका जो है विद्यालय या सहकर्मी आ जाते हैं। साथ में किशोरावस्था शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास का एक परिवर्तनकालीन चरण है जो आमतौर पर संगत वयस्कता से अधिक अवधि के दौरान होता है। किशोरावस्था भी तेजी से संज्ञानात्मक विकास का समय होता है। तो इसका जो आंसर किशोरावस्था ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा परिवर्तन इसी वक्त होते हैं। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तो जो है यहीं पर उसमें क्या आती, स्थिरता आनी शुरू होती है। इसी प्रकार शिक्षा और सामाजिकरण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन छात्रों को प्रेषित किया जाता है? ठीक है, शिक्षा और सामाजिकरण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन छात्रों को प्रेषित किया जाता है? सामाजिक पदानुक्रम, अंतर्निहित असमानता, सामाजिक स्तरीकरण। तो क्या होगा? तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन हैं। तो सामाजिक पदानुक्रम, एक हायरार्की होती है, अंतर्निहित असमानता, ठीक, असमानता और सामाजिक स्तरीकरण। तो तीनों चीज़ें इसमें होती है। सामाजिक पदानुक्रम भी जो है समाज में जाके वो सीखता है, असमानता भी सीखता है, सामाजिक स्तरीकरण, सभी वो चीज़ें समाज में सीखता है। तो 1, 2, 3 इसमें सही आंसर होगा, क्योंकि समाज में है तो ऐसा तो है नहीं कि क्या बोलते हैं एक चीज़ को सीखेगा एक को नहीं सीखेगा। सभी चीज़ें वो समाज में आके ही सीखता है, पहले से तो उसे कुछ चीज़ें पता नहीं होती हैं, जो समाज में आने के बाद ही पता चलती हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, समाज की कार्यविधि और निरंतरता के लिए सामाजिकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। विभिन्न समाजों में के पास अपने नए सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं ताकि वे अपने स्वयं के व्यक्तित्व को विकसित करने में सक्षम हों। बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण के इस प्रशिक्षण को सामाजिकरण कहा जाता है। तो एक परिभाषा ये हो सकती है कि बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण के प्रशिक्षण को भी सामाजिकरण कहा जाता है। और क्या है, शिक्षा जैसी एक अमूर्त अवधारणा को समझने के लिए किसी व्यक्ति को इस तरह की अवधारणाओं के प्रदर्शन या संदर्भ जिसमें ऐसी अवधारणाओं को उचित रूप से उपयोग किया जाता है के दृष्टिकोण से इसके अर्थ या प्रकृति का पता लगाने की आवश्यकता होती है। व्युत्पत्ति विषयक शब्द शिक्षा लैटिन शब्द एडुकेयर या एडुसेयर या एडुकेटम से लिया गया है। शिक्षा के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। क्या क्या होता है? यह जीवन भर लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है, क्योंकि व्यक्ति अनुभव से अपने जो है जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यह एक गतिशील भी प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा आवश्यकता अनुसार बदलते रहती है, समय देश का परिस्थिति के अनुसार बदलते रहती है और यह स्थिर नहीं हो सकती है। इसी प्रकार यह व्यक्ति के सभी पहलुओं में विकास में मदद करता है, चाहे वो मानसिक हो, भावात्मक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो या आध्यात्मिक हो। इसी प्रकार यह समाज के अनुरूप होने के बजाय एक बच्चे की जन्मजात शक्ति के विकास में मदद करता है। उदाहरण के लिए एडिसन के विद्यालय शिक्षक ने उसे असामान्य रूप से चिन्हित किया था, फिर भी वह एक महान आविष्कारक बनने में सफल रहा। ठीक है, इसी प्रकार यह सामाजिक समायोजन में मदद करता है और व्यक्ति को समाज के साथ सकारात्मक सद्भाव में रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए माता पिता,
रिश्तेदार, दोस्तों और शिक्षकों के साथ। यह छात्रों को सामाजिक पदानुक्रम और स्तरीकरण को जानने में मदद करता है जो समाज में होता है। तो देखो, स्तरीकरण में भी मदद करता है, पदानुक्रम में भी मदद करता है, और साथ में यह जो है असमानता को पहचानने में भी जो है मदद करता है। ये नहीं है कि इसमें असमानता फैलाना है, असमानता को पहचानता है कि कहाँ पर जो असमानता हो रही है, कहाँ पर चीज़ें जो एक समान है, कहाँ पर असमान है। तो सभी चीज़ें वो जो है समाज में रह के ही सीखता है। इसी प्रकार निम्न में से किसको विद्यालय में सामाजिकरण को विशिष्ट अवस्था माना जाता है? ठीक है, सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो अभी हमने पढ़ा था किशोरावस्था को सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है, क्योंकि यहीं पर व्यक्ति का सामाजिक विकास का जो है मुख्य केंद्र होता है। ठीक, अब होने के लिए सभी में होगा, लेकिन सामाजिक जो है किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य होने के लिए समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में शिक्षित करते हैं। सामाजिकरण एक ऐसा कार्य है जो सुनिश्चित करता है शिष्टाचार और संस्कृति का प्रसारण, सामाजिक मानदंडों और मूल्यों का अनुकूलन, समाज के नज़रिए और रीति रिवाजों का आंतरिकरण। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? किशोरावस्था होगा। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें इन्फॉर्मेशन है जो प्रारंभिक अवस्था होती है, उसमें बच्चे का जो है क्या होता है, विकास प्रारंभिक अवधि में जो है तेज़ी से बढ़ता है। आपको पता है जो नवजात बच्चा होता है तो उसका जो विकास बहुत तेज़ी से बढ़ता है। किशोरावस्था में क्या होता है, यह एक विकासात्मक अवस्था, जब एक बच्चा एक वयस्क में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से विकसित होता है, तो उस समय उसकी अवस्था किशोरावस्था में होती है। और प्रौढ़ावस्था होती है, इस अवस्था में व्यक्ति अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं और स्वार्थ को सीमित कर देते हैं। तो कहने का मतलब है प्रारंभिक अवस्था में जो है विकास बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है, शारीरिक विकास तेज़ी से होता है, जबकि किशोरावस्था में आप देखते हैं इसमें हार्मोनल चेंज ज़्यादा आते हैं, और साथ में प्रौढ़ावस्था में जो फिजिकल चेंज बंद हो जाते हैं और जो है हार्मोनल चेंज भी धीमे हो जाते हैं। और साथ में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो बच्चा है वो जो है अपने बौद्धिक स्तर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या होता है, मजबूत होता है, परिपक्व होता है, सामाजिक स्तर पर परिपक्व होता है। तो प्रौढ़ावस्था एक परिपक्वता की अपने आप में अवस्था होती है। इसी प्रकार सामाजिकरण का शब्द का क्या अर्थ है? सामाजिकरण शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या है, देखो, यह अंतःक्रिया की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति उस सामाजिक समूह की आदतों, दृष्टिकोणों, मूल्यों और विश्वासों को सीखता है जिसमें वह पैदा हुआ है। तो सामाजिकरण में ये होता ही है। आगे क्या है, यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें कोई या कुछ बढ़ता या बदलता है और अधिक उन्नत हो जाता है। तो बढ़ना और बढ़ने से मतलब नहीं परिपक्वता, ठीक है, ये तो खाली विकास है, तो उसमें परिपक्वता से मतलब नहीं है। यह लोगों के विशेष समूह की विशेषताओं और ज्ञान को संदर्भित करता है जिसमें भाषा, धर्म, व्यंजन, सामाजिक आदतें, संगीत, कला आदि शामिल रहती है। और या फिर यह निर्देश या अध्ययन द्वारा प्राप्त ज्ञान या कौशल को संदर्भित करता है। तो देखो, अध्ययन सिर्फ अध्ययन द्वारा ही तो नहीं होगा, ये भी गलत है, इसमें ये भी गलत है और ये भी गलत है। और जो पहला आंसर है इसमें सही है कि जो यह अंतःक्रिया की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति उस सामाजिक समूह की आदतों, दृष्टिकोणों, मूल्यों और विश्वासों को सीखता है जिसमें वह पैदा हुआ है। तो ये सामाजिकरण का मुख्य जो है अर्थ है। जैसे कि आप इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो देखिए, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति को सामाजिक कौशल, मूल्यों, विश्वासों और संस्कृतियों को आत्मसात करके सामाजिक दुनिया में शामिल किया जाता है। विभिन्न समाज अपने नवजात सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं ताकि वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण के इस प्रशिक्षण को सामाजिकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। सामाजिकरण शब्द अंतःक्रिया की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति उस सामाजिक समूह की आदतों, दृष्टिकोणों, मूल्यों और विश्वासों को सीखता है जिसमें वह पैदा हुआ है। सामाजिकरण की प्रक्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है जिसमें प्राथमिक सामाजिकरण होता है और द्वितीयक सामाजिकरण होता है। प्राथमिक सामाजिकरण में हम परिवार को लेते हैं और द्वितीय सामाजिकरण में हम जो है स्कूल, साथी और आस पड़ोस को लेते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है, यानी कि घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होना। तो घर भी छोड़ रहा है और जो है क्या कर रहा है, और उसके बाद पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था जो है इसे कहते हैं। तो इससे सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। परिवारों का एक विकासात्मक विकास होता है जो गतिशील, गतिविधि और सापेक्षी
स्थिर अवधियों द्वारा चिन्हित होता है। गतिविधियाँ और स्थिरता की अवधि संसार के सभी परिवारों द्वारा एक दिन, सप्ताह और मौसम के भीतर अनुभव की जाती है। प्रत्येक परिवार वर्षों से अपने विशेष तरीकों से बढ़ता है। जिस तरह व्यक्ति का जन्म होता है, बढ़ता है, विकसित होता है, परिपक्व होता है, उम्र बढ़ती है और गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक उसके या अपने तरीके से क्रमिक परिवर्तन और विकास होता है। प्रत्येक परिवार अपने जीवन चक्र को अपने अनोखे अंदाज में जीता है। एक पारिवारिक जीवन चक्र को 3 प्रमुख अवस्थाओं अर्थात परिवार की शुरुआत, परिवार का विस्तार और अनुबंधित परिवार में विभाजित किया जाता है। तो प्रारंभिक परिवार क्या हुआ? तो प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत यह परिवार की स्थापना की अवस्था है। यह 2 वयस्कों के विवाह से शुरू होता है और पहले बालक के जन्म तक जारी रहता है। यहाँ दोनों साथी एक दूसरे से अपने परिवार के सदस्यों, जीवन शैली आदि से परिचित होंगे। इस अवस्था के दौरान वे अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्षणों को तैयार करने का प्रयास करते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने का निर्णय लेते हैं। जबकि दूसरा ऑप्शन है इसमें विस्तार करने वाला परिवार। यह अवस्था क्या होती है? यह अवस्था पारिवारिक जीवन चक्र के प्रथम व तृतीय अवस्था की तुलना में लंबी अवधि को पूर्ण करता है। यह प्रथम बालक के जन्म के साथ प्रारंभ होता है और इसमें कई उप अवस्थाएं शामिल होती हैं और अंत में अंतिम बालक के साथ अपने परिवार को लेकर घर बसाने के साथ समाप्त होता है। बालक के आने से इस अवस्था के दौरान माता पिता का पारिवारिक पैटर्न और जीवन शैली बदल जाएगी। तो ये दूसरी अवस्था होगी। तीसरी अवस्था है अनुबंध। इस अवस्था में 3 उप अवस्थाएँ होती हैं। अनुबंध की 3 उप अवस्थाएँ होती हैं। प्रारंभिक अवधि जिसके दौरान बालक घर छोड़ते हैं, द्वितीय वसूली की अवस्थी और तीसरी सेवानिवृत्ति की अवस्थी। तो अनुबंध में क्या होता है? प्रारंभिक अवधि जब यह तब शुरू होती है जब पहला बालक अपनी शिक्षा पूरी करता है और रोजगार लेता है और अंतिम बालक के आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने तक रहता है। इस अवधि के दौरान बालक आत्मनिर्भर हो जाते हैं और आगे के विकास के लिए अपने घरों को छोड़ देते हैं। द्वितीय में क्या होता है? एक बार जब बालक स्वतंत्र रूप से बस जाते हैं और आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो माता पिता के लिए वित्तीय वसूली की अवधि आरंभ हो जाती है। नियमित व्ययों को कम किया जा सकता है और उन्हें पारिवारिक जीवन चक्र के प्रथम अवस्था के दौरान संचित ऋणों से चुकाना होता है। इसी प्रकार सेवानिवृत्त होता है कि ये अवधि ऐसी अवधि है जिसमें पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम ये एक अवस्था होती है। यह वह अवस्था है जब नियोजित व्यक्ति अपने व्यवसाय से सेवानिवृत्त हो जाएगा और घर पर रहना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार उपयुक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि लॉन्च का समय पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है जो बालकों को घर छोड़ने और आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली प्रारंभिक जीवन की अवस्था है। तो स्थापत्य काल ही तो नहीं है, तो प्रारंभिक अवस्था होती है। पुनर्व्यवस्था काल ये भी नहीं है। प्रक्षेपण काल जो है ये इसका सही आंसर। अवकाश प्राप्ति ये तो सेवानिवृत्त वाला, तो प्रक्षेपण काल इसका सही आंसर होगा। तो बाकी आप जो है इसके नोट्स बना सकते हैं। आप जो है वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी तरीके से इसमें प्रश्न आएगा। एक प्रकार से पूरी सोशियोलॉजी इसमें काम करती है इस वाले टॉपिक में जो सामाजिक परिपक्वता है। तो इसमें आपको पढ़ना भी पड़ेगा और इसके पर्टिकुलर नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को जो है पॉज करके आप जो है इसमें नोट्स भी साथ साथ में बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। ये अंतिम प्रश्न है। डॉट सामाजिक की द्वितीय संस्थाएं। तो सिंपल सी बात है, परिवार पहली संस्था है जबकि विद्यालय जनसंचार ये जो है उसकी द्वितीय अवस्था में के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने सामाजिक परिपक्वता विषय पर जो है ये सेशन किया है। इस पर मैंने आपको जो है कोशिश की है कि सोशियोलॉजी के कुछ टर्म्स समझाए जाएं। सामाजिक परिपक्वता क्या होती है वो जो है आपको समझाया जाए। समायोजन क्या होता है ये समझाया जाए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए थे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे आपने जो है ये पढ़े नहीं है। सोशियोलॉजी पर्टिकुलर सोशियोलॉजी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आते हैं तो उनका मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको बताया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, आप 2-3 अगर एक बार समझ में नहीं आया तो 2 या 3 बार आप और देखिए वीडियो और आप पर्टिकुलर नोट्स बनाइए, खुद समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप जो है खुद एक शिक्षक हैं, आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अगर आपके पास अगर मैटर पहुंच गया तो आप उससे खुद अपने तरीके से समझ सकते हैं। बस आपके पास मैटर होना चाहिए और मेरी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैटर कराने की कोशिश करूं। क्योंकि पर्टिकुलर एक सेशन में हर चीज़ समझाना जो है मुमकिन नहीं हो सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको
जो है मैटर आप तक पहुंच जाएं और आप उसे सेल्फ स्टडी के द्वारा समझें और उसके जो है नोट्स बनाएं और उसे आप पढ़ते रहें। तो ये जो सेशन है हमारा आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो इस तरीके से हमने लगभग इसके जो है एक टॉपिक और बचा है इसमें, तो LT के लगभग सभी टॉपिक पूरे किए हैं। तो सबसे पहले जब ये टॉपिक पूरे हो जाएंगे तो इसके बाद, अभी तो हम एक एक करके वीडियो लेके आए थे, इसके बाद दिवाली के बाद हम इसमें क्या करने वाले हैं, इन सभी टॉपिकों का एक करके इसमें 30 प्रश्न बनाने वाले हैं। अभी तक जितने भी मैंने जो है आपको प्रैक्टिस सेट्स टाइप के करा रखे हैं, क्वेश्चंस करा रखे हैं, कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, ये टॉपिक वाइज ही दिए हैं। और इसके बाद जैसे ही ये जो है सिलेबस पूरा हो जाता है इसका, तो इसके बाद में आपके लिए सिर्फ 30 प्रश्न लेके आऊँगा और वो 30 प्रश्न ऐसे होंगे कि हर जो है टॉपिक को कवर करते हुए वो प्रश्न होंगे, तो जिससे कि आपकी आगामी जो भर्ती परीक्षा है LT की, वहाँ आपको लाभदायक सिद्ध हो। CTET परीक्षा आपकी आने वाली है, उसमें लाभदायक सिद्ध हो। LT भर्ती परीक्षा होगी, लेक्चरर का आज जो है आपने